हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। आपको एक वेल डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चंस का, जहां पर भी मच नीडेड होगा आपको अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी बिकॉज 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है आपको और अच्छे से बताना भी है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आप मेरे जो प्रीवियस मॉक टेस्ट हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में हो तो आप एग्ज़ाम कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले हिंदी कर लीजिए, फिर इंग्लिश में आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कर लीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है। उसके बाद आप साइंस के क्वेश्चंस कर लीजिए या जीके के क्वेश्चंस कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होंगे। साइंस के कर लीजिए। फिर आपके पास बचते हैं रीजनिंग और मैथ्स। तो आप जल्दी से जल्दी अपने रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिए अगर आपको लगता है, और किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। स्पेशली आपकी पजल हो गई अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो ये मत सोचिए कि आपके 5 नंबर एकदम ही कट हो जाएंगे। आप जब थोड़ा शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और देखिए, ये बातें शायद आपको लगता होगा कि मुझे पहले ही पता है, बट आपको भी पता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स एक ब्लंडर करके आए थे एग्ज़ाम में। वैसे तो पेपर लीक ही हो चुका था, बट इन केस अगर पेपर लीक ना होता तो आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक्स की है, और मैंने आपको उन मिस्टेक्स के मामले में पहले ही कहा था कि आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अशुद्ध शब्द, तो इसमें अशुद्ध शब्द आपको चूज़ करना है। तो अशुद्ध शब्द जो है हमारा वह है ऑप्शन सी। सन्यासी को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर अंक की बिंदी या जो भी आप इसे कहते हैं वो आएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। अब आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी अंत्योदय। उच्चारण का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुक्ष। इनमें से कौन सा विशेषण युगम सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी योग योगी। आपको मुझे बताना है कि योग का विशेषण क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि आपको बताना है कि योग का विशेषण क्या होगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राण। सुता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, सुता किसके लिए यूज करते हैं हम, ये होता है हमारा ऑप्शन बी पुत्र के लिए। और सूत शब्द जो हम यूज करते हैं वो करते हैं पुत्र के लिए। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है, शशांक का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन सी चंद्रमा। उपकार का विलोम शब्द क्या है, तो उपकार का जो विलोम शब्द है हमारा वो है आपका ऑप्शन सी अपकार। जलद जलज के सही अर्थ क्या है, जलद यानी कि जिसमें वाटर होगा यानी कि बादल, जलज आपका जो है कमल। ऑप्शन डी बादल और कमल। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, प्रत्यय आपको पता है जो आपके शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग जो आपके शब्द के स्टार्टिंग में या शुरू होने में लगते हैं। तो सुमित्रा में प्रत्यय होगा आपका सुमित्रा आ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में आपके पास कौन सा समास है, ऑप्शन ए द्विगु। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं हम अनाहुत। किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, आपके पास मुहावरे दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय, ये तो आपका सही है। दम भरना, ठीक है, दम भरने का मतलब सांस फूलना नहीं होता है। आपको मुझे ये बताना है कि दम भरने का मतलब क्या होता है। दांत खट्टे करना आपको पता है हरा देना होता है, मोम हो जाना यानी कि नर्म हो जाना। छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है,
इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वाह, ताजमहल ताजमहल कितना सुंदर है, किस प्रकार का वाक्य है। ये है आपका विस्मय वाचक, यानी कि जब आपको मतलब जब आप हैरान हो जाते हैं या मतलब आप अमेज्ड हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके हिंदी ग्रामर का पोर्शन। आई होप आपने सभी ने अच्छे से किया होगा। आप मुझे अपना स्कोर, टोटल स्कोर बता सकते हैं, आपने हिंदी में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में कितना स्कोर किया है। तो उससे पता चलता है कि आपको किस सेक्शन में कितनी ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका मच अवेटेड एंड फेवरेट सेक्शन जो है आपका इंग्लिश। तो चेंज द वॉइस से पहले आपकी ही आस्क मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो अब देखते हैं हम कि उसने मुझे कहा कि काम जो है आप अपना टाइम पर ख़त्म कर लो। तो आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसका पहले हम राइट आंसर डिस्कस कर लें, फिर हम देखते हैं। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ही आस्क्ड मी दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, ये भी नहीं होगा। और आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, देखिए आपको ऐसे ही आपने इसको ही चेंज करना था, ये तो वैसे ही रहेगा। फिनिश को भी आपने वैसे ही रहने देना था। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड नहीं हो सकता था, ये आपकी फॉर्म वैसे ही रहनी थी, यहाँ पे फिनिश ही होना था। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चेंज द वॉइस, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। आपको पता चल रहा है कि आपका जो टेंस है वो आपका पास्ट में है। तो आइए देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ये नहीं होगा, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश्ड, ठीक है। आपकी जो इन्होंने फॉर्म ही चेंज कर दी है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। और आई वॉज आस्क्ड सो दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, और जी ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शुड इन्होंने ऐड किया है जबकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। शट द डोर एंड लीव, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट द डोर बी शट इट एंड यू आर ऑर्डर टू, नहीं, वैसे ही जब हमने देखा था कि अभी ये दोनों नहीं होगा, या तो शट होता या ऑर्डर होता तो भी सही मान लेते कुछ टाइम के लिए, बट यहाँ पे शटेड नहीं आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लेट द डोर बी शटेड, ठीक है, लेट द डोर बी शट ये सही था आपका, शटेड नहीं आएगा। लेट द डोर बी शट एंड यू विल बी लेफ्ट, ये तो नहीं है। लेट द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ये भी नहीं होगा। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सिनोनियम ऑफ एक्सप्लिसिट बताना है आपको। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वेरी क्लियर, तो इसका जो राइट ही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए क्लियर। कॉशियस तो देखिए आपका सावधान होता है, केयरफुल वगैरह। सिनोनियम ऑफ कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब क्या होता है, कंसील्ड का मतलब होता है ऑप्शन डी हिडन। इंटोनियम ऑफ डोमेंट, डोमेंट आपको पता है, अगर आप अपना जो बैंक अकाउंट होता है आप उसका ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो डोरमेंट हो जाता है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, बंद हो जाता है। तो डोरमेंट का आपसे ऑपोजिट पूछा गया तो डोरमेंट का मतलब होता है आपका एक्टिव, ऑपोजिट में। एंटोनियम ऑफ एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का यहाँ पर क्या होगा, एग्जॉटिक का होगा यहाँ पर कॉमन। समथिंग दैट कॉज डेथ, आपके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं फेटल। डेंजरस, ब्रूटल, हॉरिबल आपको पता ही है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। अ लीगल agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house, उसे कहते हैं हम
मॉर्टगेज। लीज तो आपको पता ही, जब हम मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे अगर आपका हाउस हो गया या लैंड होगी, लीज पर ले लेते हैं, आप समझ रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स तो कोई नहीं होगा। इनवॉइस तो आपको पता है, जो बिल वगैरह होते हैं हमारे। टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब जलते हुए आग में घी डालना, तो उसे कहते हैं हम टू इंसाइट, मतलब भड़काना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। टू इन्वेस्टिगेट ये तो नहीं होता, इंसुलेट नहीं, इनिशिएट कुछ नहीं, तो जब ये है टू इन साइड। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने भी कल ही इन्हें पढ़ा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। बट कुआलालंपुर, ठीक है, ये तो आपका स्टार्टिंग में रहेगा। वेयर मॉडर्न मलाय एग्जीक्यूटिव्स बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स, राइट माइट हैव अ सेल्युलर फोन इन हैंड, इज अ सिटी फॉर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन। देखिए इसका आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं, थोड़ा तो आपको देखिए एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्रीन का इशू है यहाँ पर, आई थिंक ऑप्शंस आपको दिख जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं विद ऑप्शन जाना स्टार्ट करूँगा पहले, अगर आपको नहीं लग रहा है पता। मान लीजिए मैं आर से स्टार्ट करता हूँ, बट कुआलालंपुर माइट हैव अ सेल्युलर फ़ोन इन हैंड, नहीं ये तो बात ही नहीं बन रही। कुआलालंपुर के हाथ में सेल्युलर फ़ोन होगा, ये तो जी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन आर से तो आपके देखिए दोनों ही गलत है, जब पहला ही सेट नहीं बैठ रहा है। अब आपको ऑप्शन बी एंड डी में गेम खेलनी होगी। तो एस से स्टार्ट करते हैं। बट कुआलालंपुर इज़ अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, जो आपकी कुआलालंपुर सिटी है वो मतलब ट्रेडिशन में डूबी हुई है एक तरीके से, या जड़ें उनकी ट्रेडिशन में ही हैं। फिर एस पी पे बात जाते हैं, इज़ अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन वेयर मॉडर्न मलाई एग्जीक्यूटिव्स। फिर आर देखते हैं, माइट हैव अ सेल्युलर फोन इन हैंड बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स। तो आप देखें इसमें एक सेंस बन रही है, तो यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। बट हम देख लेते हैं जो लास्ट ऑप्शन भी है क्या है। बट कुआलालंपुर इज़ अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, इसके बाद क्यों देखते हैं, बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स। तो ये तो नहीं बन रहा है, इज़ अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर्स, तो ये नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट सूटेबल है, अच्छा आंसर है, वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट में आप समझ जाएंगे। ट्रैवल टू वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज एंड सी हाउ योर अ फॉरेन कंट्री इवन अ रीजन ऑफ इंडिया हैंड्स एन एक्सप्रेशन टू द टॉकिंग। तो अब देखते हैं, यहाँ पर भी हम ऑप्शन से देखते हैं। पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एस से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ट्रैवल टू हैंड्स एंड एक्सप्रेशन टू द टॉकिंग। अरे ये तो सेंस सी नहीं बनी, ट्रैवल टू हैंड्स एंड, कि आप हाथ में ट्रैवल करिए, तो गलत है, तो एस एस कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखते हैं आर पे, ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री इवन अ रीजन ऑफ इंडिया। आप ट्रैवल करो फॉरेन कंट्री को, अब्रॉड को, या फिर आप किसी इंडिया के किसी क्षेत्र में जाएं, रीजन में जाएं। पी देखते हैं, वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज एंड सी हाउ योर हैंड्स एंड एक्सप्रेशन डू द टॉकिंग, कि कैसे वहाँ पर आपके जो हाथों के एक्सप्रेशन है या हैंड्स एक्सप्रेशन जो भी आप, या एक्सप्रेशन सिंपली है, वो कैसे आपसे बात करते हैं। मतलब ट्रैवल टू a foreign country even a region of India where you don't know the local language and see how your hands and expression do the talking, यही आपका ऑप्शन भी है जो है वो राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यही मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेड मेथड है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आप विद ऑप्शंस जाइए। चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑप्शन बी कैलेंडर। मैं लिखना कुछ और चाहता था, बट मुझसे खुद ही कैलेंडर की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 30 से 32 के बीच में। एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज इनफ फैटल टू प्लांट एज टू अ मैन, मतलब कि अगर आप किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज ले जाते हैं तो वो घातक सिद्ध होती है, प्लांट के लिए भी और आदमी के लिए भी। तो यहाँ पर आपको बताना इनफ फैटल की जगह पर क्या आएगा। एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज एज फैटल
टू अ प्लांट एज टू अ मैन। तो ये आपका राइट आंसर होगा। शी डिडंट बिलीव इन गॉड बट शी वेंट टू टेम्पल रेगुलरली। तो आपको यहाँ पे बताना है बट की जगह पर क्या आएगा। शी डिडंट बिलीव इन गॉड येट, फिर भी, येट शी वेंट टू द टेम्पल रेगुलरली। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कैन आई एक्सचेंज माई बुक विद योर्स। आपको ये बताना है कैन आई एक्सचेंज माई बुक फॉर योर्स। ओह, मैंने आंसर ही बता दिया। तो यहाँ पर आंसर आएगा कैन आई एक्सचेंज माई बुक विद योर्स। मैं अपनी बुक आपके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन। आई होप, देखिए बहुत ज़्यादा ही मैंने इरेगुलर नहीं रखा है, क्वेश्चन इजी भी हैं, समझने वाले भी हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ सिनोनिम एंटोनिम से सम टाइम नहीं हो पाते हैं, बट उसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चंस देखें तो इजी क्वेश्चंस से आप एक गैस लगा कर भी कर सकते हैं। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका जीके का सेक्शन। तो क्यांग, बाक्यांग और ब्यांगछू किस जिले के नृत्य हैं? डांस फॉर्म्स आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपको बताना है ये किस जिले के आपके डांस फॉर्म है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका किन्नौर। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके हिंदी में ही हैं, कुछ इंग्लिश में, तो मैं साथ उनको ट्रांसलेट करता चलूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश था वो यूटी था, पहले यूटी था, वो कब जाके यूटी से चेंज हुआ और वो एज अ स्टेट के रूप में बना। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी 1971 को आपका जो हमारा हिमाचल प्रदेश था उसे मतलब पूर्ण राज्य का एक तरीके से दर्जा मिला और वो केंद्र शासित प्रदेश का उसका जो दर्जा था वो समाप्त हो, यानी कि यूटी। हिमाचल प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार, जो आपकी सेंसस है 2011 की, उसके अनुसार किस जिले में चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसे हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं, सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, उन्ना, हमीरपुर, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति है। आई थिंक पता नहीं कितने ज़िलों में आपका जो लाहौल स्पीति है वो टॉप है, हिमाचल में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में। इसकी जो एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है आपकी चाइल्ड सेक्स रेशो, और आई थिंक ऊना की सबसे कम है अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं। हमीरपुर, देखिए आपको पता है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमीरपुर की, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। और अगर आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो हमीरपुर है। अगर आप बात करते हैं सबसे डेंस, यानी कि जहाँ पर कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भी आपका हमीरपुर है। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। कौन सी झील कांगड़ा जिले में स्थित है? तो आपकी जो करेरी जो लेक है वो आपकी कांगड़ा जिले में है। खजियार आपको पता चंबा में है। लामा एंड घड़ासुर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कहाँ पर है। लूनी किसकी सहायक नदी है? देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देखो पहली बात तो जो आपकी 5 रिवर हैं उनके वैदिक और संस्कृत नाम आपको पता होने चाहिए, और वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से निकलती है या कहाँ से वो एग्जिट करती है वो आपको पता होना चाहिए, और इनकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ हम जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस रेगुलरली आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी आपकी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो हमारे पीएम हैं वो आपके नेपाल विजिट पर है, वहाँ पर वो मतलब सेलिब्रेट करने ही गए आपके बुद्ध पूर्णिमा। तो आपको वहाँ से एक तो ये बात याद रखनी है कि जो पीएम और प्रेसिडेंट हैं आपके नेपाल के, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, और जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में।
सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सम्मन यानी जिसे हम उपदेश कहते हैं वो दिया था। और वैशाली में जितना मुझे याद आ रहा है वहाँ पर आपके जो जैन संस्थापक थे आपके जैन धर्म के, सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, जैन धर्म के जो आपके 24th गुरु थे महावीर जैन, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ आपका वैशाली में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है? तो रॉलेट एक्ट आपको बताना है कब पारित हुआ, ये हुआ आपका 1919 में, 1919 में। और देखिए जो ये डेट्स लिखी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स है, आप इन्हें पढ़ लीजिए, बिकॉज अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आप खुद से होमवर्क नहीं करेंगे। ये मैंने जानबूझकर ये आपको डेट्स दी गई हैं, आप इन डेट्स पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके आंदोलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बुर्जिल पास यानी कि जो दर्रा है वो किस राज्य में है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का सेवा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मतलब वो रिटायरमेंट एज के बारे में बात, सॉरी कितने साल तक वो मतलब उस पद पर रहते हैं? तो 5, 6, 3, 4, तो 6 साल के ये इनका कार्यकाल होता है। और देखिए जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। मान लीजिए अगर आप मान लीजिए 60 साल में आपको ये पोस्ट मिलती है, अगर आप 60 साल के हैं, तो अगर अब आपको वैसे तो आपकी जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, बट नहीं, यहाँ पर 60 साल के, जब भी आप 65 साल के हो जाएंगे, 65 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपके चाहे 6 साल सर्विस के पूरे हो ना हो, मतलब जो आपकी कार्यकाल, सर्विस तो नहीं, जो कार्यकाल है, बट आपको 65 जैसे हुए आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर है कि 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। कोई भी बिल मनी बिल है ये कौन सुनिश्चित करता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा स्पीकर जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो ये डिसाइड करता है। राज्यसभा में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बिल आप डायरेक्ट राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो है आपका मनी बिल। और देखिए मनी बिल पे, जब मनी बिल मान लीजिए आपका लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा में आप उसे रोक नहीं सकते, आपको वो पारित करना ही होगा और वो सीधा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के पास जाएगा। इवन कि प्रेसिडेंट भी उसे होल्ड करके नहीं रख सकते, उन्हें वो साइन करके देना ही पड़ता है। लोकसभा को हम कहते हैं आपका निम्न सदन, और राज्यसभा को कहते हैं हम उच्च सदन। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, राज्यसभा को कहते हैं हम अपर हाउस। और अगर हम बात करते हैं संसद में आपके दोनों ही होते हैं, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। देखिए लोकसभा जो हम जिसे कहते हैं हम वो आपकी 5 साल बाद डिसॉल्व होती है। मतलब 5 साल बाद, जैसे आपको पता है सेंटर गवर्नमेंट बनती है, अगर वो पूरा अपना कार्यकाल करती है तो 5 साल बाद ही इलेक्शन होते हैं, मेरे कहने का मतलब वो है। राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, मतलब ये इसके लिए इलेक्शंस नहीं होते। देखिए अगर शायद आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान दिया होगा, तो अभी जो हमारे शायद HPU के जो वाइस चांसलर थे या चांसलर, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, उन्हें भी देखिए राज्यसभा का नॉमिनेशन टिकट मिला है। तो राज्यसभा में नॉमिनेशन जाते हैं इनके लिए, मतलब परमानेंट हाउस, रिटायर होते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नई सरकार बनेगी, इस तरीके का सिस्टम नहीं होता है। तो ये परमानेंट हाउस है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। MSP स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता है मैं MSP के पीछे कितना मुद्दा चल रहा था अभी। तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? राउंड रेवोल्यूशन जो है आपका आलू से संबंधित है। आपको मुझे बताना है कि जो ये देखिए ये भी तीनों रेवोल्यूशन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देखिए इन क्वेश्चंस को आप जितना डिस्कस करेंगे आपको खुद याद रहेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन जो है हमारा, वो है आपका पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, और इस तरीके के बहुत से रेवोल्यूशन हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। किस मुगल शासक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो ये था ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाल ही में
पंडित शिव कुमार शर्मा जी, आपको पता है जिनका निधन हुआ है, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे या बजाते थे? तो वो बजाते थे संतूर। देखिए ये क्वेश्चन अभी अगर अब क्वेश्चन बनेगा तो शायद पुलिस के एग्ज़ाम में ज़रूर आए, बिकॉज बहुत ही फेमस थे वो। अदरवाइज आई एम 100% श्योर आप HPSSC का कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। मैंने पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस को कभी ध्यान से सुना हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा अभी रिसेंट शायद 1 2 या 3 महीने पहले आपका जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, किसी ने वहाँ पर यू नो इनडिसिप्लिन क्रिएट किया था, तो उसकी शायद वहाँ पर डेथ भी हो गई थी, या फिर उसने शायद जो धार्मिक जो एक भावनाओं को था उनको आहत करने की कोशिश करी, तो उसे कहते हैं ब्लेस्फेमी। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। डेनियल ऑर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति है? चौथी बार चुने गए हैं, तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति है? निकारागुआ। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला है बिकॉज हमें भी सम टाइम कैबिनेट मिनिस्टर्स का इतना डीप नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज हम भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गोविंद सिंह। बिकॉज जो आपका पेपर लीक हुआ है तो उसमें जो एस्पिरेंट्स थे उन्हें अपने CM का ही नाम पता नहीं, या अपने फिर जो मिनिस्टर्स बता रहे थे वो सेंटर के मिनिस्टर बता रहे थे। तो मैंने भी क्वेश्चन डाला है, तो देखते हैं। सरवीन चौधरी जो हैं आपके, वो सोशल जस्टिस जो इनके पास मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्यायकारिता कुछ ऐसा सा मिनिस्ट्री है। राकेश पठानिया आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जितना मुझे याद है। वीरेंद्र कंवर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस एंड मैथ्स का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ, जो किलोवाट आर है किसका मात्रक है? वो है आपका एनर्जी का। एनर्जी का आपका जूल भी होता है, आप याद रख सकते हैं। वर्क की यूनिट भी आपकी जूल ही होती है। पावर की आपको पता है क्या होती है? वॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलाम। करंट की होती है आपकी एम्पियर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, आपको पता है डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो वो होती है आपकी ऑप्शन ए 0। वो तो आपकी अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, और कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, जो हमारे हाउस होल्ड में जो सप्लाई आती है। कॉमनली यूज कूलेंट एंड रेफ्रिजरेटर, कौन सा यूज करते हैं हम? वो होता है आपका अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन कौन सा है इनमें से? वो है आपका एड्रिनलिन, ये याद रखिएगा। इंसुलिन आपको पता ही है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपका पैंक्रियाज से, जिसे कहते हैं हम अग्नाशय। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? लीवर को कहते हैं हम यकृत, पिट्यूटरी को कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि। तो जिसका सबसे राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीवर को, यानी कि यकृत जो है आपका वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपके जो हाइट के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए उन्हें ये जो आपके ग्रोथ हार्मोन है उन्हें ये बढ़ाती है या कंट्रोल करती है। हेपेटाइटिस इज मैं सारे डिजीज़ आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हार्ट का डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, लीवर का है, किडनी का है। लंग यानी कि फेफड़े का रोग, लीवर यानी कि यकृत का रोग, किडनी तो आपको पता ही है, हार्ट का आपको बताना है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है आपका, वो है आपका लीवर का डिजीज़। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं हम? ये आपका कोल यानी कि कोयला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं? यूरेनियम तो देखिए आपको पता ही है, रेडियम भी आपको पता है, थोरियम भी आपको पता है। कैडमियम जो है आपका वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, जिसमें मतलब रेडिएशंस नहीं निकलती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हैं।
तो 3/5 ऑफ दिस एंड दिस आपको बताना कितना सॉल्व करके आया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। 3/5 ऑफ 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इंटू 21/24 इंटू 504। तो देखिए इसे मैं सीधा काट रहा हूँ। 24 दूना 48, 2 बच्चे 24, ये 21 पे आ गया। 7 या 21, 3 पे चला गया। ये 3 यहाँ से इस पे चला गया, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, सब कुछ कैंसिल, बचा है 21 इंटू 4 इक्वल टू 84। तो देखते हैं आंसर में ऑप्शन ई नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका है नन ऑफ दिस। आंसर तो इसका 84 आया, बट ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष है, एक काम को 5 दिन में करता है, बट उसका जो बेटा है वो भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, और वो इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर बेटे ने खुद ये काम अकेले ही शुरू किया होता तो वो कितने दिन लेता। तो आपको पता है 1/5 डेज, तो जो उसके फादर है उसका काम है, टोटल कितने दिन लगे 1/3। तो इसमें से आप 1/3 में से अगर आप 1/5 कैन लेस कर देता तो कितना आएगा 15। इसका एलसीएम आ गया 5 से 15, और ये आ जाता है आपके पास 2/15। तो ये आ गया है आपके पास काम। ये काम करता है कौन, ये काम करता है आपका उसका बेटा। तो अगर आप 2/15 को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 15/2, तो ये आ जाता है आपका टाइम। ठीक है, तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 7.5, और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, क्योंकि 1/2 भी तो आपका वही हो गया 15/2। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पर्सन है जिसका नाम ए है, वो एक जर्नी है उसकी, मतलब यात्रा है, वो उस यात्रा को टोटल 10 घंटों में वो कवर करता है। बट वो क्या करता है कि जिसकी स्पीड है वो बार बार नहीं बट 2 बार चेंज हुई। जो उसकी यात्रा थी, जो फर्स्ट हाफ था, मान लीजिए आधा जो उसका डिस्टेंस था, उसने ट्रैवल किया किस स्पीड से, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और जो यात्रा का जो रिमेनिंग आधा भाग था, सेकंड हाफ था, उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आपको बताना है कि उसकी जो टोटल जो कितना डिस्टेंस है उसने वो ट्रैवल किया। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है क्या है, कैसे हम इसे कर सकते थे कि x को हम मान लेते कि टोटल डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो चाल होती है दूरी बटे समय होती है, आपको पता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे कि मान लीजिए पहला हाफ, मतलब अब देखिए उसने आधा डिस्टेंस जो है वो किस स्पीड से किया है, 24 की स्पीड से। ठीक है, और आधा किसकी स्पीड से किया है, वो किया 21 की स्पीड से। और टोटल जो टाइम था वो कितना था। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला लगना था, आपके पास आंसर आना था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए फिर भी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बट चल पड़ेगा काम। आपको पता है 10 साल का टाइम लगा है टोटल। अब जो उसने पहली यात्रा है वो हाफ बोला है, मतलब कि 5 घंटे वो किस स्पीड से चला, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम तो 10 घंटे था, उसने बोला कि आधी यात्रा उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करी। मतलब 1 घंटे में वो कितना चला, किलोमीटर पर आर का मतलब यही है कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर दिए है, मतलब 1 घंटे में वो सिर्फ कितना चलता है, 21 किलोमीटर। तो 5 घंटे में वो कितना चलेगा, ये हो जाता है आपका 105। रिमेनिंग पार्ट भी तो है कि वो अब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 24। और किस स्पीड कितना टाइम लिया उसने, 5 घंटे लिया। 5 चुका 20, 10 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 2 12। अगर आप इसको ऐड कर दें 120 और 105, कितना बनता है, 1 और 2, सॉरी 2 2 2 5। ठीक है, तो ये बनता है 225। कहने का मतलब ये था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए अगर तो फॉर्मूला से आप ये वो करते रहेंगे तो टाइम लगता है, बट सम टाइम क्वेश्चन कॉमन सेंस पर ही चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि 10 घंटे टोटल, पहले 5 घंटे वो इस स्पीड से चला, फिर उसके जो 5 घंटे वो इस स्पीड से चला। मतलब
20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उसने 5 घंटे लिए और 24 किलोमीटर आर की स्पीड से 5 घंटे लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों जो स्पीड थी उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ जाता है आपके पास 105 और ये आ गया आपके पास 120, और टोटल डिस्टेंस जो मैंने वो देखा कितना बनता है मेरे पास 225, और जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 224। वो आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आएगा, बट 225 भी 224 के बहुत ही नियर है, तो आपने ऑप्शन बी ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने बैंक में 1600 रुपये जमा करवाए, आपको साधारण ब्याज मिला 252 रुपये, कितने वर्ष में मिला? 2 वर्ष 11 महीने में, सॉरी 2 वर्ष 4 महीने में। आपको बताना है किस दर से आपको 252 रुपये साधारण ब्याज मिला 1600 रुपये पर। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, पहले तो इसे आप वर्ष में ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम यूनिट हो जाएगा। 2 वर्ष को ऐसे रहने दीजिए, 4/12 कर दीजिए, मंथ्स को 1/3, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 2 × 6 + 7, सॉरी 1 7/3, आपके पास टाइम आ चुका है 7/3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। आपको साधारण ब्याज कितना मिला? 252 रुपये, सम कितना था? 1600 रुपये, आर आपको पता करना था और कितना है? 7/3 डिवाइडेड बाय 100। तो आपने क्या किया, इसको इधर ले गए, बाकी चीज़ें नीचे ले आए, ठीक है। तो क्या होगा, 252 × 100 × 3, क्योंकि 7/3 था, 3 आपका ऊपरली साइड चला गया, और इधर आ जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1600, ठीक है। इससे ये कैंसल आउट हो जाता है आपका, 4 चुके 16, 6 चुके 24, 4 तिये 12, 7 × 7, 7 9 63, 9 तिये 27, 27/4 आपके पास आ चुकी है रेट, ठीक है। जब आप इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर बनता है 27, 6 चुका 24 और 3 27, 27/4 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिसकी चारों साइड्स आपकी बराबर होती है। मैंने तो ज़्यादा ही बराबर बना दी, आप समझ रहे हैं। वन ऑफ उस डायगोनल, डायगोनल आपको पता है क्या होता है, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, या तो विकर्ण, विकर्ण ही कहते हैं, या शायद कर्ण, कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये इसकी जो आपको लेंथ दी गई है 10 मीटर, आपको एरिया बताना है वर्ग का। तो उसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था 1/2 × डायगोनल का स्क्वायर। तो 1/2 × डायगोनल कितना है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100/2, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 50 मीटर्स स्क्वायर। सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ अ क्यूब इज दिस मच एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए आप हिंदी में समझ लेना, आई थिंक इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं, चाहे जितना मुझे याद लग रहा है। तो आपके पास इतना दिया गया, आपको उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन बताना है क्यूब का, घन। क्यूब को हम क्या कहते हैं? घन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? आपको पता है जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल शायद वो होता है आपका 6a² बराबर है 1734। ये फॉर्मूला है आपका सरफेस एरिया का, जो आपका घन का होता है। तो मैंने ये दिया गया था तो मैंने इसके बराबर कर दिया। तो a² कितना आएगा यहाँ पर? 1734 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, और ये बनता है आपके पास 53। तो कितना बनता है? 8 6 48, और यहाँ पे बनते हैं आपके पास 48 53 50 और 5, और ये बनता है आपके पास 54, और ये बन जाता है 289, क्योंकि इस पे चला जाएगा। तो a² की वैल्यू आ गई आपके पास 289। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? अनरूट करेंगे आप 289 का तो कितना आ जाता है? 17। तो a की आपके पास साइड आ गई, साइड होता है, ठीक है। ए आपका यहाँ पर क्या था? साइड था। तो अब आपके पास वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, यानी घन का? वो होता है आपका a³। तो साइड कितनी दी गई थी आपके पास? 17 आई थी। तो 17 का जब आप क्यूब करेंगे या घन करेंगे तो इतना आता है आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ नहीं था, आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के, वो होता है 6a², जो कि आपके पास दिया गया था 1734।
यहाँ से मैंने इसकी एक साइड निकाल ली, और आपको पता वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है आपके पास ए क्यूब, यानी कि ए, और बस वहाँ से आपको इसको सॉल्व करना था। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर होती है हमारी जो सम संख्या होती है 27 है। आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है जो आपने लिए हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कि जो लाइन में ही है 1 2 3 4 5, ये आपके फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। बट यहाँ पर बात हुई है इवन नंबर की। तो अब देखिए, जब आपके पास इवन नंबर दिए गए हैं और एवरेज 27 है, मतलब आपने कोई 20 की लाइन में लिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक सा तरीका लगाते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि पहला नंबर है 24 सम संख्या, फिर होगी 26, फिर होगी 28, फिर होगी 30। मैंने ऐसे तुक्का मार लिया है, मैंने इनको ही ऑप्शन कर लिया, डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आता है ये, 24 और 26 होते हैं 50, 50 और 30 होते हैं 80, 80 और 20 होते हैं 100, और 108 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये आ जाता है 27। ओहो, ये तो आपका आंसर ही आ गया है। तो आपके पास 27 आपको एवरेज आ गई, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर क्या लिया था, नंबर लिया था 28। देखिए 24, 26, 28, 30, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसकी एवरेज निकाल दी। एवरेज तो आपको पहली दी गई थी 27। जब आपकी एवरेज सही बैठ रही है तो बड़ा नंबर तो मैंने 30 भी लिया था, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए √25, इसका 625 का कितना आ जाता है, √25 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 14। √25 का कितना आएगा, 5 इंटू 11, 196 किसका होता है, 14 का। तो 14 से 14 कैंसिल आउट, 11 से 11, 5 से 25, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल से है रिलेटेड। तो यहाँ पर ABCDEFG आपके अराउंड अ सर्कल हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं, और वो देखते हैं हम कंडीशंस कैसे इससे सेटिस्फाई होती, कैसे ये बनती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ले लिया और मैंने मान लिया यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसके। G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मैंने C यहाँ पे मान लिया, और जो आपका G है वो C के लेफ्ट में और कौन से नंबर पर है, C से दूसरे नंबर पर, तो G यहाँ पर आ गया। हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, कौन, C की बात हो रही है, C हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो यहाँ पर हमने मान ली इसकी बात। A इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, ये तो हमें पता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही पता नहीं। B इज़ बिटवीन D एंड E, तो देखिए या तो B यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, या दूसरी साइड आना चाहिए। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर आना चाहिए। अब या तो E यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, तो मैंने एक तरीके से तुक्का मार लिया अभी अभी के लिए। आपने साथ ही साथ पैरेलल दूसरे में भी बना लेना है जब आप नेक्स्ट बनाएंगे। और ये देखिए B के बीच में आ गया E, और देखिए A इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अगर हम E की बारे में बात करते हैं, सॉरी A के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E का लेफ्ट इस साइड से होगा, तो 1 2 3। तो इस तरीके से आपके पास इस सर्कल बन चुका है, सही बन चुका है। बाकी देखिए आगे मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आपको मैं आंसर्स बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के, आप उसे खुद सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही स्टेटमेंट बतानी, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ अ फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। आपको बताना कि इन पेयर्स में से फर्स्ट पर्सन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है वो किसके, सेकंड पर्सन में, आपको वो बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंड जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिडल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। आपको ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है जो इसमें बनता, और मिडल पर्सन के बारे में भी डिस्कशन हुई है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। तो ये थे आपके पजल के क्वेश्चन, आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास सीरीज दी गई है 22, 24, 28। आगे क्या आ गया, 22 + 2 करेंगे आप 24 आ गया,
24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 में 2 4 8 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 में आप 16 जोड़ेंगे तो 52 आएगा। तो मतलब आपके पास कैसे ऐड हो रहा है, 2 4 8, मतलब मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा 28 + 8 कितना आएगा, 36। सेल्स, टिश्यू, एटम्स, आपको रिलेशन बताना है। आपको पता है कोशिकाओं से आपके ऊतक बनते हैं, परमाणु से क्या बनते हैं आपके, परमाणु से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की देखिए मुझे हिंदी नहीं पता है तो मैंने मॉलिक्यूल ही लिख दिया है यहाँ पर। एटम से आपके बनते हैं मॉलिक्यूल। RUX आपके पास सीरीज दी गई है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो अगर आप देखिए RSTU मतलब 2 का इंक्रीमेंट है। VWX YZA BCDEFNG आपका राइट आंसर होगा। चूज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा डिफरेंट है इसमें। 3 का आप घन करते हैं, क्यूब करते हैं 27 आता है, 5 का करते हैं तो 125 आता है, 7 का करते हैं तो 344 आता है, 9 का करते हैं तो कितना आता है, 729। तो देखिए जब आपके पास ये सिस्टम चल रहा है तो ये आपका जो है वो ऑड होगा, यही आपका आंसर है। हेल्थ को आपने लिखा है इस तरीके से, आपको बताना है कि आप नॉर्थ को कैसे लिखिए। देखिए कुछ नहीं है, हेल्थ को जिन्होंने क्या किया है, थोड़ा इन्होंने आगे पीछे शफल कर दिया है। अगर आप देखें एच में से अगर आप एक घटाते हैं तो आप पहुंचते जी पर। ई में से अगर आप जो है आप घटाते हैं, एक घटाते हैं तो डी आ जाएगा। ए में से अगर आप एक घटाते हैं तो जेड आ जाएगा। एल में से आप एक घटाते हैं तो के आएगा। टी में से आप एक घटाते हैं तो एस आएगा। एच में से आप एक घटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनना था, आपने इस तरीके से इसे अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये आगे पीछे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने इसे इस तरीके से अरेंज कर लेना है, बाकी माइनस ही होंगे, एक पैटर्न पीछे होगा। तो इस तरीके से आप नॉर्थ को कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना, आपने एक घटा देना है और जिस तरीके से ऊपर लिखा है उसी तरीके से इन्हें भी लिख देना है। इफ ई इक्वल टू 5 पेन इक्वल टू 35, पेज कितना होगा। ई का आपको पता है नंबर 5 होता है, अल्फ़ाबेटिकल अगर नंबर देखें। पेन कैसे कितने कैसे बना होगा, के एल एम एन ओ पी, पी का होता है 6, ई का होता है आपके पास कितना, ई के आपके पास होता है 4EF5, और ये बन गया आपके पास। एन का आपको देखना, के एल एम एन एन ओ मतलब कि 14, 14 और 5 19, 19 और 16 कितने, 35। इस तरीके से पेज का कितना बनेगा, के एम एन ओ पी मतलब यानी कि 16 + 1 G7, और ई होता है 5, 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 16 कितने होते हैं, 29। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आपने पानी को कहा फूड, फूड को कहा ट्री, ठीक है, और ट्री को कह दिया स्काई, स्काई को कह दिया वॉल, आपको बताना है फ्रूट कहाँ पर लगते हैं। फ्रूट कहाँ लगते हैं, आपके ट्री पे लगते हैं। तो ट्री को आपने क्या कहा, ट्री इज कॉल्ड स्काई, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्काई इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्री का नाम क्या है, स्काई, तो स्काई यहाँ पर राइट आंसर होगा। L स्टैंड फॉर प्लस, M स्टैंड फॉर माइनस, N स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, P स्टैंड फॉर डिवीजन। तो आपको ये कोड दिया गया है, आप देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 14N का मतलब है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, L का मतलब है आपके पास एडिशन, P का मतलब है आपके पास डिवीजन, M का मतलब है आपके पास माइनस। देखते हैं 14 था 140, इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा 21, क्योंकि 42 को 2 से भाग किया -8। 140 और 121 कितना था 161, 161 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आता है, ऑप्शन ए 153। चूज़ रॉन्ग टर्म, कौन सी इसमें गलत है। ये है आपका स्क्वायर 14 का, ये 13 का, ये 12 का, ये 11 का, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आना था, राइट आंसर होना था 100, बट यहाँ पर ये अलग है, गलत है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 535, 5 × 7 करके ये आपके पास आया होगा 35। दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने से ही भाग होती हैं। विषम संख्या है वो होती है जो आप किसी दूसरे से भी भाग हो सकती हैं। तो अब देखते हैं
इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर 7 × 77, क्योंकि देखिए 7 × 11 दोनों ही आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी देखते हैं 9 और 5, ये है तो है, बट ये एक देखिए 5 के बाद जो आपकी जो अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी है, 7। तो यहीं पर पैटर्न फॉलो हुआ, 7 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 11, बट यहाँ पे एक तो पहले ही अभाज्य संख्या नहीं, 9 आपकी विषम संख्या है, तो आपका जो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। पुश पुल थ्रो, पुश और पुल जो है ऑपोजिट है, थ्रो का मतलब होता है ऑपोजिट, क्या होगा, पिक। यहाँ पर देखिए आप 5 दिए 15, 15 और 4 जोड़े 19, 7 5 35 और 6 जोड़े 41, राइट आंसर यही है, 6 को 24 और 5 29। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर शेयर करें। मैंने कोशिश करी है कि मिस्टेक ना हो, बट 80 क्वेश्चंस बनाने खुद से देखिए मैंने कम से कम 30-35 पेज लिखे होंगे। सारे क्वेश्चंस चूज़ करने बहुत बहुत टाइम लगता है। दिमाग का दही होना यही होता है। वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज आपके पास मटेरियल पड़ा होता है, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही करना होता है। तो आप अपना स्कोर प्लीज़ शेयर करें। कोई भी क्वेरी है वो भी शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।